देखो, विधानसभा होती है राज्यों में, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई बॉडी है। और जहां प्रत्यक्ष वर्ड आएगा वहां इलेक्टर या वोटर कौन होता है? आम लोग होते हैं। सेम ये बात केंद्र की लोकसभा पे भी लागू होती है। इसका चुनाव होता है तो आप पीएम को चुनते हैं, इसका चुनाव होता है तो एक छोटा सा कंपेयर हम यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, इसीलिए इसमें सवाल नहीं बनेगा। बिल्कुल डिट्टो है, बस नाम का फर्क है। तो फिर यहां सवाल का चांस है ही नहीं, स्कोप है ही नहीं इसमें। जो सवाल का चांस होगा वो विधान परिषद और राज्यसभा का होगा। तो उस पर अभी हमने बात की थी। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। वहां एमएलए वोट देते हैं, अब यहां कौन कौन वोट देता है वो देखो जरा। इसमें जो 1/3 सीट्स होती हैं, यानी कि 1/3 एमएलसी या सीट्स, उनको चुनते हैं राज्यों के चुने हुए विधायक। ठीक है। फिर अगले 1/3 सीट या एमएलसी को वो लोग चुनते हैं जो स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे नगर निगम होता है, नगर निगम, नगर पालिका, इस टाइप की संस्थाएं लोकल बॉडी कहलाती हैं। इन लोकल बॉडी के जो मेंबर चुने गए हैं वो लोग 1/3 सीट को चुनते हैं विधान परिषद के। ठीक है। फिर 1/12 एमएलसी उन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके थे। यानी कि इसमें ग्रेजुएट लोगों को लाने का प्लान है, ये पढ़े लिखे लोग आए, ये इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। फिर 1/12 एमएलसी उन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट वाला, उसके टीचर होते हैं और पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी पढ़े लिखे लोग आते होंगे क्योंकि टीचर है, ये ग्रेजुएट्स हैं, तो ठीक ठाक बॉडी बनाई गई है। फिर 1/6 बच रहे होंगे शायद, ये लोग इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं। यानी कि इनको गवर्नर मनोनीत करता है, केवल नाम फॉरवर्ड कर देता है और मेंबरशिप मिल जाती है। गवर्नर नॉमिनेट मुख्यमंत्री के कहने पे ही करेगा, जाहिर सी बात है। और मनोनीत ये या तो कला से आते होंगे या साहित्य से आते होंगे या समाज सेवा करके आ रहे होंगे या कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग होंगे। जैसे अमूल कंपनी, सुधा कंपनी, पराग, इनको बनाने में जिन्होंने योगदान दिया होगा वो लोग कहलाते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े लोग। ये पावर, ध्यान से सुनना, सहकारी आंदोलन में जिन लोगों का योगदान रहा हो उनको नॉमिनेट करने की पावर राष्ट्रपति को राज्यसभा के लिए नहीं होती है, लेकिन राज्यों में गवर्नर्स को ये पावर है कि वो सहकारी आंदोलन से जुड़े लोगों को विधान परिषद में भेज सकते हैं। और बाकी जो 4 फील्ड हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये कॉमन है। एक चौथा यहां छूट गया, लिख लेना, विज्ञान। ठीक है। तो इन 4 से महारथी विद्वान लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में भेजता है, और इन 4 फील्ड से राज्यपाल भी भेज सकता है 1/6 सीट को। ठीक है।
लेकिन राज्यपाल एक एक्स्ट्रा फील्ड के व्यक्ति को भी भेज सकता है जो सहकारी आंदोलन में योगदान दे के आया हो। ठीक है, अब देखो आप, राज्यसभा में हम लिख रहे थे कि वोट देने वाले लोग कौन होते हैं, और अब आप देखो जरा इसमें वोट देने वाले कौन होते हैं, है फर्क। केंद्र की राज्यसभा या अपर हाउस और राज्य के अपर हाउस विधान परिषद, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, नोट करो। विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और एसएलए राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे नहीं, वो संविधान में लिखा है कि इन्हीं से आएंगे, तो डिफरेंट और कौन सा सेक्टर बचा बताओ, मैं इसी में बता दूंगा आपको कि इसमें आता है डिफेंस, समाज सेवा हो तो क्या, सोशल सर्विस। हाँ बिल्कुल, भाई समाज के लिए तो लगे हैं ना वो लोग। बस ऐसे ही स्पोर्ट्स वाले वो कला में आ जाते हैं, आर्ट में। तुम्हें पता है चिप्स कैसे खाए जाते हैं? देखो ऐसे खाए जाते हैं, दिख रहा है? हाँ, अभी तक तुम लोग गलत तरीके से खाते थे, ऐसे खाए जाते हैं। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों चिप्स खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं, ऐसे खाना चाहिए, वो ये बता रहे हैं। हाँ, दोनों क्या, रहन दो तुम। तो टच तो आएगा ही। हाँ, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए अब, ठीक है। अरे सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। हो गया, बनाया। थोड़ा तेज लिखने की आदत डालो। वहां आधा आधा पेपर मेंस का छूट जाएगा आपका अगर ये स्पीड रही तो। वहां 3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और उंगलियों में दर्द हो रहा होगा। कई बार तो ऐसा होगा आप ऐसे करोगे, ऐसे सही हो जा, सही में, मजाक नहीं, और फिर भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। या तो आप दो दो लाइनें लिख के खाना पूर्ति करोगे, और ढंग से लिख रहे हो तो कई क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए स्पीड बहुत ध्यान रखो। अब एक टाइटल बनाओ जरा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों में अंतर।
द डिफरेंसेस बिटवीन SLA एंड SLC, विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों में अंतर। द डिफरेंसेस बिटवीन SLA एंड SLC। देखो, इसमें मेंस में क्वेश्चन कई बार पूछा है। मान लेते हैं विधानसभा ने, जो चुनी हुई संस्था है, जनता ने चुन के भेजा है, इसने कोई विधेयक जिन राज्यों में विधान परिषद है उन्हीं की बात हो रही है। जैसे यूपी में है तो हम मान लेते हैं यूपी की बात कर रहे हैं, तो बिल विधान परिषद में आया, वहां से पास होके, इसके बाद इसके पास जो ऑप्शन होंगे उन्हीं से शक्तियों के बारे में पता चलेगा। जैसे विधान परिषद, एक ऑप्शन ये है कि पास कर दे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर रिजेक्ट या एसेंट दोनों में से कोई एक काम करेगा, तो वो डिफरेंट हो गया। हम यहां दूसरे पहलू पे देख रहे हैं कि विधान परिषद के पास बिल आया है, सपोज करो वो लौटा दे, ठीक है। अगर विधेयक लौटाएगा तो विधानसभा जिसके पास विधेयक लौट के आया है उसके पास ऑप्शन होगा कि वो जिस पर्पस से लौटाया गया है, यानी कि विधान परिषद ने जो ऑब्जेक्शन किया कि ये हटा दो या ये जोड़ दो, ऐसा कुछ भी, तो विधानसभा चाहे तो उसकी बातों को, यानी कि उसने जो कहा, सिफारिशों को खारिज कर दे, एक ऑप्शन हो सकता है उसके पास, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सिफारिशें मान ले। अच्छा, अगर मान लेगी तो इसका मतलब हरमनी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया तो वो फिर वापस मान के जो जो चेंज करना था वो मान के विधान परिषद को दोबारा भेजेगी, और ये वही है जो उसने कहा था कि ऐसा दे दो, तो उसने भेज दिया, तो इसका मतलब अब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत यहां है, अगर उसने सिफारिशें जो की कि हमें ये वाला बिल पसंद नहीं है जो तुमने भेजा है, बल्कि हम चाहते हैं कि ये जोड़ो या ये इसमें से हटाओ, तब हम पास करें, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन बन रही है, सिफारिशें उसने खारिज कर दी, फिर वो खारिज करके विधान परिषद को भेजेगी, क्योंकि वो कहेगी ना कि भाई हमें तो जनता ने चुन के भेजा है, तुम कौन होते हो ऑब्जेक्शन करने वाले। अगर विधान परिषद के पास वो विधेयक आया है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने रोक सकती है। अगर 3 महीने रोक लिया, अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि उसकी बात को माना नहीं ना आपने, तो वो क्यों पास करेगी। अगर कर दिया तो समस्या खत्म, फिर ऑब्जेक्शन का कोई सेंस नहीं बचा। वो 3 महीने हो चुके हैं, ना पास कर रही है ना कुछ बोल रही है, 3 महीने रुक गए, अब फिर दोबारा, ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान रखना, और क्वेश्चन आता है, दोबारा विधानसभा ने वही बिल फिर भेज दिया, जैसा वो चाहती थी, यानी कि दोबारा भेज के वो ये कहना चाहती है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते, तुम इसे पास करो, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, अभी भी पास नहीं कर रही है, तो वो फिर क्या करेगी, दोबारा उसी विधेयक को भेजेगी, फिर दोबारा भेजा, फिर भी पास नहीं कर रहे, और विधान परिषद के पास दोबारा जो भेजा है 1 महीना हो चुका है,
इस 1 महीने के खत्म होते ही वो बिल ऐसा पास मान लिया जाएगा जैसा विधानसभा ने भेजा था। समझ में आया? तो बताओ, विधान परिषद किसी विधेयक को मैक्सिमम कितने दिन रोक सकती है? 4 महीने। ध्यान रखना इस बात का। पहली बार में कितने दिन, दूसरी बार में, बस ये पॉइंट समझ में आ गया। इसको लिखो, फिर मैं दूसरी कोई बात बताता हूं। कुछ नहीं समझ में आया, पूछ लेना। विधान परिषद विधानसभा के पास किए गए किसी भी विधेयक को अगर रिजेक्ट कर देती है, मतलब भेज देती है, और विधानसभा जिद पे है कि नहीं पास कराना है, तो वो उसी विधेयक को दोबारा भेजेगी। और 4 महीने टोटल, पहली बार 3 महीने, फिर 1 महीने इंतजार कराएगी और ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। बस इतना लिखा है। बना लिया? अगला पॉइंट लिखो। कोई भी मनी बिल है, धन विधेयक, ऐसे बनाए जाने वाले कानून जिसमें मनी से संबंधित कोई बात हो, पैसे से संबंधित, जैसे टैक्स लगाना, टैक्स बढ़ाना, या खजाने से पैसा निकालना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना, या राज्य संचित निधि से पैसा निकालना, तो ऐसे विधेयकों को या बनने वाले कानूनों को क्या कहते हैं? मनी बिल कहते हैं। ठीक है? अगर ये विधेयक विधानसभा, ध्यान रखना, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पहले पेश होता है। ये बात केंद्र में भी लागू होती है, लोकसभा में ही पेश होता है। ठीक है? अब विधानसभा ने वो पास कर दिया,
वो पास होके विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद के नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप टैक्स ज्यादा लगा रहे हो, ज्यादा वसूल रहे हो, ज्यादा खर्च कर रहे हो। मनी बिल को आप बजट से समझ सकते हो, बजट पेश होता है हर साल, तो बजट असल में मनी बिल ही होता है, क्योंकि उसमें टैक्स लगाने का, पैसा वसूलने का इंतजाम होता है। विधान परिषद उसको रिजेक्ट कर दे, एक कंडीशन, दूसरा लौटा दे, या चुप होके बैठ जाए, तीनों कंडीशन आप ऐसा समझ लेना। सपोज करो लिख दें हम कि रिजेक्ट कर दिया, या लौटा दिया, या होल्ड कर लिया। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी, बस 14 दिन इंतजार किया जाएगा। ये 14 दिन जैसे ही खत्म हुए, अब वो मनी बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी विधानसभा छोटी हो रही है, विधान परिषद, आप उसकी बात को बाईपास कर रहे हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा है। तीसरा, थर्ड लिखो। अच्छा, ये एक रिवर्स ऑर्डर भी तो हो सकता है ना, कि विधेयक विधान परिषद में आए पहले, ऐसा भी हो सकता है। मान लेते हैं ये विधेयक विधान परिषद में आया, इसने पास कर दिया, अब कहां जाएगा? विधानसभा के पास। अगर विधानसभा पास कर दे तो कोई इशू ही नहीं है, इस पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। बात करने की जरूरत ये है कि वो या तो लौटा दे, या सिरे से खारिज कर दे। एक बात और हो सकती है कि वो होल्ड कर ले, ना पास करे ना वापस लौटाए। ध्यान रखना, इसकी कंडीशन तो इमेजिन कर सकते हो, अगर लौटाया है तो वो कुछ कह के लौटाया होगा, उसकी बात मान ले तो पास हो जाएगा, नहीं माने तो बात यहीं आ जाएगी। तो इस पे बात कर लेते हैं।
अगर विधान परिषद ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इससे पॉइंट से भी पता चल रहा है कि विधानसभा हावी है, विधान परिषद को एज सच कोई पावर नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। बना लिया? अब जो पॉइंट लिख रहे थे आप, दोनों की पावर का डिफरेंस, उससे हटके नेक्स्ट लाइन में लिखो एक काम की बात। वो ये कि केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा किसी बिल को लेके, विधेयक को लेके, दोनों उस विधेयक पे सहमत नहीं। अगर एग्री नहीं है, एक कुछ कह रहा है एक कुछ कह रहा है, जबकि विधेयक दोनों की एक सी सहमति पे ही कानून बनता है और दोनों एग्री नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब राष्ट्रपति इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। केंद्र की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 आप लिख के आए हो, इसके तहत बुलाई जाती है। और ज्वाइंट सिटिंग में दोनों हाउस एक साथ बैठते हैं कि भाई क्यों नाराज हो, वो कुछ कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं, दोनों एक साथ बैठे। इस ज्वाइंट सिटिंग में आमतौर पे लोकसभा की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि लोकसभा में 543 सदस्य हैं और यहां 245 हैं। तो यहां आधे सदस्य अगर किसी पार्टी के पास नहीं है, जो यहां है, तो 543 का आधा प्रधानमंत्री बना देता है। और इससे 245 में अगर उसको 100 भी होंगे, तो इसके आधे में 100 जोड़ दोगे, जब एक साथ बैठे होंगे तो जीत तो उसी की हो जाएगी। तो ज्वाइंट सिटिंग में आमतौर पे बिल पास हो ही जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुमत होता है, इसकी वजह से। जैसे बीजेपी के पास अभी भी यहां बहुमत नहीं है, लेकिन यहां अच्छा खासा बहुमत है। तो अगर किसी विधेयक पे लोकसभा राज्यसभा सहमत ना हो और नरेंद्र मोदी कहें कि चलो ज्वाइंट सिटिंग बुलवा लेते हैं, राष्ट्रपति ने बुलवा दी, तो जीत तो वैसे ही हो जाएगी, भले ही आपकी संख्या यहां कम है, क्योंकि वो संख्या इधर एडजस्ट हो जाएगी जब एक साथ बैठे होंगे, अलग अलग पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसी व्यवस्था संविधान में है। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखना, ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था केवल ऑर्डिनरी विधेयक पे ही है। यूपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री में कि संयुक्त बैठक इनमें से किस विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती, क्वेश्चन ये था। तो ध्यान रखना, ये संयुक्त बैठक केवल और केवल किसके लिए बुलाई जा सकती है? साधारण विधेयक। अब अगला सवाल कि ज्वाइंट सिटिंग किसके लिए नहीं बुलाई जा सकती, तो क्वेश्चन यही था। तो ध्यान रखना, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, इसके लिए नहीं बुलाई जा सकती।
दूसरा मनी बिल, क्योंकि राज्यसभा किसी मनी बिल को अधिकतम 14 दिन रोक सकती है, तो 14 दिन में तो वैसे ही पास हो जाएगा, तो साथ में बुलाने की जरूरत क्या है? तो साथ में केवल इसके लिए बुलाने की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में ये लिखा है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों 2/3 बहुमत से अलग अलग पास करेंगी, तभी संविधान में संशोधन होगा। जब लिखा है अलग अलग करेंगी, तो इसका मतलब ज्वाइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती। साधारण विधेयक आर्टिकल 107 में लिखा है कि साधारण विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाएगा तभी पास होगा, और उसमें लिखा है कि जब साधारण विधेयक पे सहमति ना हो तब ज्वाइंट कर सकते हैं। बात समझ गए? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि किन किन पे नहीं बुलाई जा सकती, इस पे और इस पे नहीं बुलाई जा सकती। बाकी तीसरा विधेयक बचा साधारण, उसको बुला सकते हैं। पहले इसको बनाओ। बना लिया? ये किसके बारे में लिख रहे थे हम? केंद्र सरकार के बारे में, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकार, तो ध्यान रखना, विधान सभा और विधान परिषद जो राज्यों में होती हैं, दोनों बॉडी केंद्र की तरह, लोकसभा राज्यसभा की तरह। आपने लिखा था कि अगर विधानसभा विधान परिषद के भेजे किसी विधेयक को रिजेक्ट कर दे तो क्या होता है? क्या लिखा है? खत्म। अगर खत्म हो जाता है तो क्या इन दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था संविधान में है या नहीं है? नहीं है। तो इस पॉइंट पे भी ये कमजोर है। ठीक है, बना लो। हाँ, ज्वाइंट, वही तो बता रहे थे। अगर ऐसा होता तो विधानसभा कमजोर पड़ जाती, और अगर विधानसभा आप कमजोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जिन 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है,
तो वो तो पागल है क्या? फिर सिर्फ 6 मजे लेंगे या 6 राज्यों की विधान परिषद मजे लेगी, इसलिए ऐसा है। हो गया? एक लाइन में एक बात लिख लो जरा। विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लोकसभा का होता है। द सेम इलेक्शन मेथड इज देयर फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा। ठीक है, मतलब बिहार में चुनाव चल रहा है ना इस टाइम, हो गया, तो वहां वोटर्स आम जनता थी, उन्होंने वोट डाला है। अब विधानसभा में बहुमत साबित जो पार्टी कर देगी या गठबंधन कर देगा, उसको मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, यही तरीका लोकसभा में है। 2024 में चुनाव हुए, बीजेपी ने बहुमत साबित कर दिया, मुख्य प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल गया। ठीक, सेम प्रोसीजर दोनों का। आगे लिखो, टाइटल बनाओ गवर्नर, राज्य का राज्यपाल। लिखो, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है। There is a provision for the governor in the state, लेकिन 7वें संशोधन 1956 के द्वारा, लेकिन 7वें संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई, बट बाय द 7th अमेंडमेंट 1956, कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक, नहीं 2 क्यों लिखोगे, 1 लिखोगे ना, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। By the 7th Amendment 1956, it was provided that one person may be the governor of one or more states. नेक्स्ट लाइन में लिखो, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है जिसे मंत्रिपरिषद, जिसे
केंद्र की मंत्रिपरिषद, ऐसे लिखना, जिसे केंद्र की मंत्रिपरिषद नामांकित करती है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, but is nominated by the Council of Ministers of Union Government. यह एक, अगली लाइन में लिखो, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। अगली लाइन में, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में इस बात पर हाल में विवाद हुआ है। बट इन द रिसेंट टाइम्स दिस provision is under criticism due to the decision of Tamil Nadu government versus governor of Tamil Nadu। देखो विवाद क्या है, तमिलनाडु के गवर्नर को अभी आपने लिखा कौन अपॉइंट करता है, केंद्र सरकार भेजती है ना, यानी कि राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से तो ये लग रहा है ना कि ये सेंटर का आदमी है या सेंटर की औरत है, प्रतिनिधि के तौर पे, एजेंट के तौर पे। अगर ये केंद्र का आदमी है और सपोज करो ये केंद्र का आदमी या औरत ये मान लेते हैं बीजेपी की तरफ से आया है और तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट है मान लेते हैं वो कांग्रेस की है, अब टकराव होगा। मुख्यमंत्री ने 10 विधेयक विधानसभा से पास कराए, उन 10 को सेंटर के इशारे पे गवर्नर ने रोक लिया, साइन ही नहीं किए। 2 साल हो गए, जो बिल जाता था रोक के बैठ जाता था, क्योंकि सेंटर ये चाहता था कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री या तमिलनाडु की सरकार हमारी बात माने, और अपनी बात जब मनवाने का कोई तरीका नहीं दिखा तो गवर्नर को बोल दिया कि जो भी विधेयक आएगा रोक लेना, साइन ही मत करना। फिर विधानसभा ने या मुख्यमंत्री ने फिर से उन विधेयकों को पास कराया, वहां पड़े हुए थे, फिर से पास कराया, दोबारा पास कराया, और जब दोबारा पास हुए तो फिर वही कंडीशन होनी थी कि वहीं जाते। उन्होंने पास कराए और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए शिकायत करने कि ये विधेयकों पे साइन ही नहीं कर रहे, जबकि संविधान कहता है आर्टिकल 200, 201, 202 कि विधेयकों पे राज्यपाल सहमति देगा या लौटा सकेगा या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकेगा। तो सवाल ये है कि विधेयक पे विधेयक पास होके आ रहे हैं, आप सब पे बैठ जा रहे हो, किसी को आगे बढ़ा ही नहीं रहे। तो संविधान इस पर्पस से थोड़ी लिखा गया था, फिर तो मुख्यमंत्री काम ही नहीं कर पाएगा कुछ। भाई हर विधेयक अगर रुक जाएगा तो फिर काम कैसे करेगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार ने कही
और सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ इस गवर्नर से, तमिलनाडु के गवर्नर से या केंद्र सरकार के इस रवैये से, कि उसने कहा कि जितने विधेयक इन्होंने भेजे हैं अभी तक, हम कह रहे हैं कि सब पास हो गए। गवर्नर को साइड कर दिया। मतलब ये कि ये मान लिया गया है कि पास हो गए। और ये कैसे कहा? आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि पूर्ण न्याय करने के लिए वो कोई भी आदेश दे सकती है। ये संविधान में लिखा है 142 में। उसने 142 में आदेश कर दिया कि विधेयक पास हो गए, मान लो पास हो गए। तो फिर गवर्नर का काम क्या बचा? गवर्नर करेगा क्या फिर? और मुसीबत आर्टिकल 200 में, 201 में, 202 में, इन सब में यही बातें लिखी हैं जो बोल रहा हूं। जब इसमें ये लिखा ही नहीं है कि कितने टाइम के अंदर राज्यपाल या होल्ड किए हुए विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देगा, ये लिखा ही नहीं है। 1 महीने में देगा, 2 महीने में देगा, 3 महीने में, कुछ नहीं लिखा है। जब संविधान बनाने वालों ने नहीं लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस केस में ऑर्डर देके कहा कि 1 महीने में आपको बिल क्लियर करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के लिए रोक रहे 3 महीने में क्लियर करना पड़ेगा, तो ये क्या है भाई? ये तो संविधान की अलग परिभाषा हो गई। इसी पे केंद्र और सुप्रीम कोर्ट का टकराव आ गया है, इसी पोस्ट को लेकर जो लाइन आपने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है भारत के गवर्नर या केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर। ये बहुत लाइमलाइट में है, अभी भी सुनवाई चल रही है इस पे सुप्रीम कोर्ट में, डेली सुनवाई चल रही है। देखते हैं क्या फैसला आएगा। ठीक है, आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना। संविधान के अनुसार राज्यपाल की या राज्यपाल पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं, डैश लगा दो, उसके आगे लिखो। पहला लिखो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल। फिर लिखो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर लिखो ये वाली आर्टिकल 156 में लिखी है। फिर और भी लिखी है, उनको नाम बस अलग दे दिया है। लाभ का पद धारण ना करता हो, should not hold office of profit, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि सरकार के खजाने से आप किसी भी रूप में पैसे ना ले रहे हो। क्या कल टेस्ट करवा दिए थे, आप आओगे तो 10-15? अच्छा, जो लोग टेस्ट देने हो इस पर आप है अपना नाम लिख के पीछे पास कर दीजिए ताकि उतने पेपर की जरूरत। और हाँ, कल या परसों के अलावा कल या परसों नहीं, ग्रुप में कोई मतलब नहीं, उसमें बहुत सारे डिटेल्स कभी क्लास में है, वो भी उसमें जोड़ने की उनकी बात करना। ग्रुप में जो जितने लोग हैं वो डिस्कस करना नहीं, तो कल आप अपने नाम से नाम से लिखिए, अपने पेपर नहीं करवाने पड़ेंगे, आप करवा आप लोग जो लोग हैं उसे कैसे मालूम होते हैं 5 किलो 10 किलो का आवाज करने को बात करते हैं, लेकिन ग्रुप में आपको पता है फालतू में नाम लिखने को आप उसका नाम लिखिए पीछे पास कर एक तरह का पता लगता है उतने टेस्ट। लेकिन हाँ 10:30 बजे हालत में आ जाना होगा, क्योंकि दूसरी क्लास से पहले ही टेस्ट कार्रवाई पूरी हो जाएगी। ठीक, हाँ, कल या परसों को हम बता देंगे।
ये गाना बहुत अच्छा है। जिसने ये गाना लिखा होगा उसने पुराने गाने के बारे में थोड़ा सा सोचा होगा, फिर सोचा होगा ना कि इसको रोमांटिक फॉर्म में कहाँ से लाऊं। वो पुराना गाना है बाबुल की गलियां। बाबुल की गलियां है, उसी पे ये इसने लिखा होगा। बाबुल की गई बाढ़ में, महबूब की गलियां। चलो आगे लिखो। अच्छा, ये इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। आपने अभी लिखा ना, नामांकन या नॉमिनेशन कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है कि एक्स को बनाना है या नहीं बनाना है। तो चाहो तो लिख लो, ये एक निर्वाचित पद नहीं है। इट इज नॉट अ इलेक्टेड पोस्ट। इट इज नॉट अ इलेक्टेड पोस्ट, यह निर्वाचित पद नहीं है। यानी कि इसके लिए चुनाव नहीं होता। ठीक है, आगे लिखो। आर्टिकल 159 के अनुसार, आर्टिकल 159 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 159, राज्यपाल राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 159, द गवर्नर टेक्स ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस, समक्ष शपथ लेता है। टेक्स ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। ओथ कौन दिलाता है? किस आर्टिकल में? 159 में। यस, ये पॉइंट है जो बोलना चाह रहा था मैं। आर्टिकल 159 में गवर्नर शपथ लेता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उनके कंसर्न्ड आर्टिकल वही लिखे हैं। यूपीपीसीएस 2017 में प्री में क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन या किसका शपथ का प्रारूप थर्ड शेड्यूल में नहीं दिया है। तीसरी अनुसूची में प्रोफार्मा दिए हुए हैं कि कोई अधिकारी जिसका संविधान में जिक्र है वो शपथ में क्या बोलेगा, उसके प्रोफार्मा दिए हुए। जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डोमिसाइल बनवाते हैं, तो उसका एक प्रोफार्मा होता है ना, मैं उसके आगे जगह खाली होती है, नाम लिखना होता है। तो वो प्रोफार्मा दिए हुए थर्ड शेड्यूल में। किसके नहीं दिए हैं ये क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना इन तीन के प्रोफार्मा थर्ड शेड्यूल में नहीं है बल्कि कंसर्न्ड आर्टिकल में है। ठीक है, बना लो इसको साइड में। हाँ, प्रोफार्मा जैसे मान लो मैं आदिवासी हूं तो मैं एसटी का सर्टिफिकेट बनवाऊंगा। वो सर्टिफिकेट कैसा होगा वो मुझे कचहरी में जाके मिलेगा। उसमें लिखा होता है कि मैं स्पेस अपना नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, एड्रेस लिखो, ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं ट्राइबल में आता हूं, इसकी जांच की जाए, मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए। तो वो जो लिखने का प्रोफार्मा है कि उससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, जो पूछा गया उतना ही लिखना है, उसी को कहते हैं शपथ का प्रोफार्मा, प्रारूप। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट,
राष्ट्रपति वाला आर्टिकल 60 है वहां पे, उसमें हाँ आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया है, जैसे गवर्नर का दिया है 159 में, वहां पे लिख लो आर्टिकल लिखा है ना वहां पे, आर्टिकल 60। अच्छा इसका भी छूट गया था, इसका 69 है और इसका कितना बताया 60। ठीक ऐसे लिख, कभी कभी ये आर्टिकल भी पूछता है कि उपराष्ट्रपति के शपथ प्रारूप किस में दिया हुआ है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये जैसे जब आप सरकारी नौकरी पाओगे तो आपको शपथ दिलाई जाएगी। पुलिस लाइन में जब भर्ती होती है पुलिस की या दरोगा की, तो देखना उनको जो पास आउट करते हैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, तो एक कोई मिनिस्टर आता है या आईपीएस होता है, वो शपथ दिलाता है, मैं उसके आगे नाम लेना है, ये संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान का कानून का पालन करूंगा और देश की सेवा करूंगा। तो ये जो लाइन बोल रहे हो ये प्रारूप है कि यही लाइन बोलनी है, आपसे कमिटमेंट कसम ली जा रही है, इसीलिए उसको शपथ प्रारूप कहते हैं, शपथ लेने वाला कागज। ऐसे ही प्रधानमंत्री भी लेता है, राष्ट्रपति भी लेता है, उपराष्ट्रपति, गवर्नर सब लेते हैं। तो जब वो लाइन बोलेंगे, वो लाइनें क्या होंगी, वो जिस कागज पे लिखी होती है वो प्रारूप कहलाता है। तो वो प्रारूप राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का किसमें 69 और इसका 159 में दिया हुआ है। इन आर्टिकल्स में इनके वो सर्टिफिकेट दिए हुए हैं जो आपको बोलना है पोस्ट पे आने से पहले। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि संविधान में एक तीसरी अनुसूची है, इस अनुसूची में सभी के शपथ के प्रारूप या कागज दिए हुए हैं, लेकिन 3 के नहीं है, उन तीनों के नाम यहां लिखे हैं। बस इतना समझाना था। उपराष्ट्रपति आया समझ में? मतलब ये कहने का कि इसमें जो शपथ के प्रारूप दिए हैं कि प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए सुना था, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राष्ट्रपति लाइन बोल रही है और बीच में वो दोहरा रहे हैं, तो वो जो लाइनें बोल रहे हैं ना देख के, वो प्रारूप होता है, फिक्स लाइनें वही बोलनी है। अब अगर आपने शपथ का प्रारूप ढूंढना है तो प्रधानमंत्री का, मुख्य न्यायाधीश का, गवर्नर, सॉरी चीफ जस्टिस वगैरह वगैरह, इनका सबका इसमें मिलेगा, पूरी लिस्ट दी हुई है, लेकिन इन 3 का नहीं है इसमें, ये बात थी। ठीक है, चलो आगे लिखो। ब्रेक लोगे? चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक ठीक, चलिए हम दूसरे में मिलते हैं। हाँ, तो चलिए, तो ट्यूसडे पर क्लास का टाइम क्या है? 10 से तो हम ठीक ठीक 11 साढ़े 11 पर भी आ जाते हैं। हाँ चलिए चलिए, आप आते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। ये